पंजाब, इंडिया। पंजाब का एक शहर अमृतसर, जिसके बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस था। फार्म हाउस की फेंसिंग कांटे वाले तारों से की गई थी, जिसके मेन गेट पर ही बोल्ड लेटर्स में लिखा था, बाजवा फार्म हाउस। फार्म हाउस इस वक्त जंगलों के आसपास हरियाली के बीच बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। उस फार्म हाउस के चारों तरफ ब्लैक ड्रेस्ड बॉडीगार्ड खड़े थे। सभी के हाथों में लेटेस्ट गन थी। उन सब की पैनी नजरें इस कदर वहाँ सिक्योरिटी के लिए थी कि वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये सारी सिक्योरिटी वहाँ तैनात थी बाजवा खानदान की इकलौती प्रिंसेस के लिए। मिश्री सिंह बाजवा, बाजवा खानदान की इकलौती औलाद, अपने बाप दादा से मिले विरासत के दुश्मनों से बचकर यहाँ फार्म हाउस में रहा करती थी। ये कैद उसके खुद की मर्जी नहीं थी। उसे इस कैद में रखने वाले खुद उसके पापा ही थे। वीर सिंह बाजवा कभी नहीं चाहता था कि उसके दुश्मनों की वजह से उसकी बेटी मिश्री पर कोई भी आँच आए, जिस वजह से वो उसे दुनिया की नजरों से दूर यहाँ फार्म हाउस पर छुपा कर रखता था। पर खुले विचारों की मिश्री कभी भी इस कैद में रहना नहीं चाहती थी। इस वजह से वो कई बार वीर की बातों को अनदेखा कर फार्म हाउस से भाग चुकी है और आज दोबारा मिश्री यही करने का सोच रही थी। फार्म हाउस के पीछे वाले दरवाजे का ताला खोल रही मिश्री एक चादर ओढ़े खुद को बचाने की कोशिश में जल्दी से उस दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश रही थी। शुक्र था कि इस ताले की चाबी उसने पहले ही एक डुप्लीकेट बनाकर अपने पास रख ली थी। वो जल्दी से ताला खोलती है और फिर दरवाजे की कुंडी खोल जैसे ही वो दरवाजे से बाहर कदम निकालने को होती है, उसके कान में एक कड़क आवाज आई, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं सर को जाकर बता दूंगी कि आप एक बार फिर से फार्म हाउस से भाग रही है। आवाज सुनते ही मिश्री ने अफसोस से आंखें बंद कर ली। जिस चादर से उसने चेहरा ढक रखा था, पीछे मुड़ उसने अपने चेहरे से चादर हटाया और एक नजर पीछे खड़ी औरत को देखा, जो उसे ही हल्के गुस्से से देख रही थी। उस औरत की नजरें भी मिश्री पर ही थी। गोरा रंग, ब्लूइश ग्रे आईज, पतले गुलाबी होंठ और उसकी वो मासूम नजरें। मिश्री के चेहरे पर जाल में फंसाने वाली मासूमियत देख उस औरत ने अपनी नजरें फेर कहा, छोटी मैडम, आप अपने मासूमियत के जाल में हमें नहीं फंसा सकती। पिछली बार भी कितनी मुश्किल से आपको सर ने उन गंदे लोगों से बचाया था और वापस यहाँ फार्म हाउस आई थी आप। उसके बाद सर ने हमें बहुत डांटा था। उन्होंने हमें आखिरी चेतावनी दी थी कि अगर दोबारा आप यहाँ से भागी तो हमें वो नौकरी से निकाल देंगे। प्लीज अपने बाबा की कही बातों को मान लीजिए। वो जो भी कर रहे हैं आपकी ही सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। उस औरत की बात सुन मिश्री ने अपनी मिश्री घुली आवाज में कहा, सविता ताई, जानती हूँ मैं कि बाबा ये सब कुछ मेरे लिए ही कर रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि मुझे यहाँ फार्म हाउस में बंद रहना पसंद नहीं। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया और फिर दिन में 1 घंटे के लिए मुझसे मिलने चले आते हैं, पर मैं अकेले रहकर तंग आ गई हूँ। 17 साल की हो गई हूँ, लेकिन वो अभी भी सोचते हैं कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ। वो ये क्यों नहीं समझते कि ये उम्र मेरे खेलने कूदने की, बाहर की दुनिया देखने की है, न कि इस फार्म हाउस में कैद रहने की है। सविता मिश्री की ओर अपने कदम बढ़ा बोली, छोटी मैडम, आप सर को गलत समझ रही है। उन्होंने आपको यहाँ कैद करके नहीं रखा, वो सिर्फ आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर इन गार्डों के निगरानी में रखा है। कोई भी बाप अपनी बेटी को कैद नहीं करना चाहेगा। छोटी मैडम, आप प्लीज अपने बाबा की बातों को समझिए और घर से बाहर मत निकलिए, और यूँ अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। मिश्री चिढ़ते हुए बोली, अकेले नहीं जाऊं तो क्या इस गार्डों की टोली को लेकर जाओ? ये भी कम पड़ते हैं तो बोलो। स्पाइडरमैन, बैट्समैन, आयरन मैन, जितने भी अवेंजर्स है, सबको बुला करके अपने सेफ्टी के लिए लेकर जाती हूँ। ये भी कम पड़ेंगे क्या? सविता मिश्री को चिढ़ता देख उसे समझाने वाले लहजे में बोली, छोटी मैडम, आपकी सेफ्टी के लिए तो ये सभी कम है। जरूरत है तो बस आपके बाबा से परमिशन लेने की।
आप एक बार उनसे पूछ लीजिए और अगर वो आपको बाहर जाने के लिए हाँ कहते हैं तो आप इन गार्ड के साथ चले जाइए। मिश्री दोबारा सविता को देख मुंह बनाते हुए बोली, ताई प्लीज ना मुझे जाने दीजिए, वहाँ मेरे दोस्त कैफे में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आज भी टाइम पर नहीं पहुँची तो वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। सविता मिश्री का हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाते हुए बोली, आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है छोटी मैडम, आप प्लीज हमारी बात मान जाइए और अंदर चलिए, वरना मजबूरन हमें सर को इस बारे में बताना होगा। सविता मिश्री को अंदर ले जाने लगी, जिस वजह से मिश्री का चेहरा रोने जैसा हो गया। वो किसी भी तरह सविता से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी, पर तभी अचानक से उसे कुछ याद आया जिससे उसका चेहरा चमक उठा। वो अचानक से अपनी जगह रुक सविता को भी जबरदस्ती वहाँ पर रोकते हुए बोली, ताई अगर आपने मुझे अभी यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं आपके और रामू काका वाली बात बाबा को बता दूंगी। मिश्री की ये बात सुन मजबूरन सविता को अपनी जगह पर रुकना पड़ा। वो हैरानी से आंखें बड़ी किए मिश्री को घूर रही थी। मिश्री के चेहरे पर इस वक्त एक चमक थी। मिश्री को अब मौका मिल चुका था यहाँ से भागने का। सविता छोटा सा मुंह बनाते हुए मिश्री से रिक्वेस्ट करती, उससे पहले ही मिश्री अपना हाथ छुड़ा 2 कदम पीछे हो बोली, ताई सोचिए अगर मैंने बाबा को बता दिया कि आप मेरी केयर करने के बजाय मुझे छोड़कर रामू काका के साथ पीछे गार्डन में क्या कर रही थी, तो फिर बाबा आपका क्या करेंगे? मिश्री अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए बोली, वो आपको जॉब से निकालेंगे, आपकी फैमिली को हर्ट करेंगे, आपको हर्ट करेंगे या फिर रामू काका को, या फिर। इससे पहले कि मिश्री अपनी बात पूरी कर पाती सविता तेज आवाज में बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उन्हें ये बात कभी मालूम नहीं चल सकती, वरना वो मुझे बर्बाद कर देंगे। मिश्री के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, वेरी गुड, सही समझा आपने, जब तक मैं उन्हें कुछ बताऊंगी नहीं तब तक उन्हें कुछ मालूम नहीं होगा, और उन्हें कुछ मालूम नहीं होगा तो वो किसी को हर्ट नहीं करेंगे, और अगर आपने उन्हें मेरे भागने के बारे में नहीं बताया तो फिर वो मुझ पर भी गुस्सा नहीं होंगे। इसलिए मैं आपका राज रखती हूँ और आप मेरे राज को राज रखिए। नाउ बाय बाय सविता ताई, बोल मिश्री मुस्कुराते हुए पीछे वाले दरवाजे से भाग निकली। सविता बस मिश्री को वहाँ से जाता देखती रह गई। वहीं मिश्री चादर ओढ़ दोबारा अपना चेहरा ढक पीछे वाले दरवाजे से छुपते छुपाते फार्म हाउस से बाहर निकलती है। फार्म हाउस के पीछे वाले एरिया में ही उसकी पर्सनल कार थी, जिसके बारे में उसके बाबा को मालूम नहीं था, क्योंकि वो दिन में बस 1 घंटे मिश्री से मिलने आते और इस बीच वो ज्यादा इधर उधर नहीं जाते, जिस कारण उसे मिश्री के इस कार के बारे में नहीं पता था। मिश्री ने उस कार के ऊपर से ढके हुए बिखरे पत्ते को हटाया और कार में बैठ मिश्री वहां से निकल गई। मिश्री के फार्म हाउस से निकलते ही जैसे ही मिश्री की कार हाईवे पर पहुंची, 2 से 4 गाड़ियां उसके पीछे लग गई। मिश्री अपनी धुन में व्यस्त थी, जिस वजह से उसे इन गाड़ियों के बारे में पता नहीं चला, जो कि काफी देर से उसके पीछे पीछे ही अब शहर तक पहुंच चुकी थी। इधर अमृतसर के दूसरे छोर पर एक बड़े से मैदानी इलाके में एक नई बिल्डिंग की नींव रखी गई थी। उस एरिया के पास में ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, जिसके मालिक ने अब यहाँ एक नया हॉस्पिटल खुलवाने की घोषणा की थी। समय बिता और अब उस हॉस्पिटल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। पास में ही एक ब्लैक BMW से टिककर एक लड़का खड़ा था। आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए डार्क ब्लू बिजनेस सूट में वो लड़का बहुत ही डैशिंग लग रहा था। तीखी नाक, पतले होंठ और बिल्कुल परफेक्ट जॉलाइन, खुले सीने पर एस लेटर का लॉकेट उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखार कर बाहर ला रहा था। तभी उसी की उम्र का एक लड़का आता है और उस लड़के के कंधे पर हाथ रख चहकती हुई आवाज में कहता है, फाइनली सारांश, तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। तेरा खुद का रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल दोनों आमने सामने तेरी नजरों के सामने ही बनने वाले हैं।
ऊपर से उस तीखी मिर्ची से भी तेरा ये बिजनेस बिल्कुल दूर है। कहाँ वो उस छोर पर और कहाँ हमारा बिजनेस इस छोर पर। वो अब चाह कर भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। उस लड़के की बात सुन सारांश डेविल स्माइल के साथ बोला, सारांश अग्रवाल को इतनी आसानी से नुकसान पहुंचाना इतना भी आसान नहीं रूहान। उसकी बात सुन रूहान को जैसे कुछ याद आया हो और वो हल्के से हंसते हुए सारांश से बोला, किसी के लिए आसान होना या ना हो, उस तीखी मिर्ची के लिए सब आसान है। याद है ना तेरा बना बनाया बिजनेस मीटिंग उसने कैसे बर्बाद किया था। एक मीटिंग के बर्बाद होने की वजह से तुझे कितने लॉस हुए थे और उसके बाद भी वो नहीं रुकी। तू जहाँ जहाँ जाता था वो वहाँ पहुँच करके तेरे सारे मैटर्स पर कुछ ना कुछ तो पानी जरूर फेरती है। बच के रहना कहीं वो यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर भी ना पहुँच जाए। बोल रूहान जोर जोर से हंसने लगा। अचानक से रूहान को एहसास हुआ कि उसने अभी सारांश को किस कदर भड़का दिया है। वो अपनी हंसी रोक धीरे से नजर उठा सारांश को देखता है जो भूखे शेर की तरह उसे ही घूर रहा था। सारांश को अपनी ओर गुस्से से घूरता देख रूहान खुद से बोला, रूहान बाबू क्यों इस भूखे शेर के मुंह में बार बार हाथ डालते रहते हो। जानते हो उस तीखी मिर्ची से ये कितना चिढ़ता है, फिर भी अब तुझे कौन बचाएगा सारांश अग्रवाल से। तुझे कोई नहीं बचाने वाला रूहान कपूर। बोलते हुए सारांश ने रूहान की ओर अपना मुक्का बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही रूहान वहाँ से रफू चक्कर हो निकला। उसके जाते ही सारांश के चेहरे पर एक बार फिर से उस तीखी मिर्ची को याद कर गुस्सा भड़क उठा। कैसे उनकी पहली मुलाकात में ही ये दोनों एक दूसरे से नफरत कर बैठे थे और उसके बाद आज तक कोई ऐसा कारण नहीं मिला कि इन दोनों की नफरत कभी दोबारा कम हो सके या खत्म हो। ये वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वो लड़की जिसे ये दोनों तीखी मिर्ची बुलाते थे, वो जब भी सारांश से मिलती तो सारांश का कोई ना कोई लॉस जरूर करवाती है, जिस वजह से सारांश को उस लड़की से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी। वहीं इधर मिश्री की गाड़ी अमृतसर के दूसरे छोर से कुछ दूर पर आकर रुकी। उसके पीछे ही वो जो 2 से 4 गाड़ियां कब से मिश्री की कार का पीछा कर रही थी, वो भी कुछ दूरी पर रुकी। मिश्री को यहाँ अपने कुछ दोस्तों से मिलना था, जिस वजह से वो इस किनारे पर आई थी। मिश्री को सामने कैफे में जाना था, पर उससे पहले उसे अपना हुलिया ठीक करना था, जिस वजह से वो दूसरे डायरेक्शन के रेस्टोरेंट के तरफ बढ़ गई, जिसके बाहर ही बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे। कार की विंडो ओपन होने की वजह से तेज हवा से मिश्री के बाल बिगड़ चुके थे और वो इस हुलिये में अपने दोस्तों के सामने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। इस वजह से वो उस मिरर के सामने जाकर अपना हुलिया ठीक करने वाली थी। मिश्री जैसे ही रोड को क्रॉस करने को होती है, एक इंसान से उसकी गलती से टक्कर हो जाती है। अपनी गलती मानते हुए मिश्री ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने धीमी आवाज में सॉरी कहा, जिसका जवाब उस इंसान ने इट्स ओके से दिया। मिश्री खुद को संभाल एक बार फिर से रोड क्रॉस करने के लिए आगे कदम बढ़ाती है, लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ खटकता है। वो पीछे मुड़ उस जा रहे इंसान को देखती है जो अभी अभी उससे टकराया था। वो फुली ब्लैक ड्रेसड इंसान मामूली तो नहीं लग रहा था। मिश्री ने अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वो इंसान गलती से उससे नहीं टकराया था, बल्कि वो जानबूझकर मिश्री के बगल से निकला था ताकि वो उससे टकरा जाए। मिश्री समझ चुकी थी कि किस घटिया सोच की वजह से वो आदमी उससे इस कदर टकराया था। मिश्री के चेहरे पर एकाएक गुस्सा भर आया। उसने उस आदमी को आवाज लगाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। उस आदमी ने पीछे मुड़ मिश्री को देखा तो मिश्री ने उसे अपने हाथों के इशारे से अपने पास आने को कहा। वो आदमी बड़ी भद्दी मुस्कान के साथ मिश्री के सामने आकर खड़ा हुआ। मिश्री ने अपने सनग्लासेस और कैरेमल कलर की लेदर जैकेट जो उसने पहन रखी थी उसे खोलकर अपने हाथ पर रखा और उस आदमी की आंखों में आंखें डाल फ्लर्टी वे में बोली, तुम मुझसे जानबूझकर टकराए थे ना?
मिश्री का सीधा सवाल सुनते ही वो आदमी थोड़ा हड़बड़ा सा गया। उसने झट से अपना सरना में हिला दिया और बोला, नहीं बच्ची, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। कहाँ तुम 17 से 18 साल की हो और कहाँ मैं 30 से 31 साल का। मैं तुमसे क्यों जानबूझकर टकराऊंगा? उस आदमी की बात से मिश्री के चेहरे पर गुस्से भरी मुस्कान आ गई, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए उस आदमी की ओर एक कदम बढ़ा बोली, अरे अंकल, मजे के लिए उम्र थोड़ी ना देखी जाती है। मजा तो हर उम्र में आप जैसे आदमियों को मिल ही जाता होगा, राइट? अब सच सच बताइए, आप जानबूझकर मुझसे टकराए थे ना? इस बार उस इंसान में मिश्री को सीरियसली ना लेते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और बड़ी बेशर्मी के साथ बोला, छोटी उम्र है लेकिन बातें बहुत अच्छी कर लेती हो। सही कहा तुमने, जानबूझकर टकराया था मैं तुमसे, कसम से मजा। इससे पहले कि वो आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, मिश्री ने एक जोरदार लात उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पे मारी। दर्द से वह इंसान जोरों से चीख उठा, जिसे देख मिश्री के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। पर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती या कुछ समझ पाती, उस इंसान ने मिश्री के सर पर गन तान दी। कौन है वह लड़की जिसे रूहान तीखी मिर्ची कह रहा था, और क्या हुआ था उस पहली मुलाकात में जो सारांश इस कदर उस लड़की से नफरत करता है? यह इंसान जो जानबूझकर मिश्री से टकराया था और उसके बाद उसने मिश्री के सर पर गन तान दी थी, क्या यह चीज बस उस इंसान का गुस्सा था या फिर कोइंसिडेंस, या यह सभी चीजें मिश्री को जान से मारने के लिए सोची समझी साजिश थी?